हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी चैप्टर का सेकंड लेक्चर या सेकंड क्लास कह सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है, इससे पहले मैं आपको वर्क बता चुका हूँ कि वर्क क्या है और वर्क की क्या कंडीशन है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। आज हम देखेंगे और उसके बाद हमने कांस्टेंट फोर्स से देखा। ठीक है, आज हमें देखना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये हमें देखना है। और साथ में ही हम इसके बाद एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, एक फैमिली बनाइए, एक बहुत बड़ा परिवार बनाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, उन दोस्तों को ज़रूर बताइए जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। यहाँ पर बच्चों कोई फालतू बकवास नहीं होगी। अगर आपको कोई बहुत ही जेन्युइन डाउट आता है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। अपना डाउट हमें भेज सकते हैं या आप यहाँ पर कमेंट करके भी अपना डाउट डाल सकते हैं। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कल हमने क्या देखा था कि जब भी कोई मास है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, आपने इस पर एक फोर्स लगाया, तो फोर्स की डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे वर्क डन, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, और हमने इसको वेक्टर फॉर्म में एफ डॉट एस कहा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो एफ था यहाँ पे वो कांस्टेंट वैल्यू थी, एक कोई किसी का फंक्शन नहीं था। एफ एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। आज जो हमारा है वो है वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन। ठीक है, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब ये हो गया बच्चों, फोर्स हर इंटरवल या आप बोल सकते हो हर डिस्प्लेसमेंट के बाद चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो बाद बाद में वेरी कर रहा है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है या फंक्शन ऑफ टाइम है, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी उसमें, टाइम के हिसाब से वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो सपोज मान के चलिए ये आपका एक एक्सिस बनाता हूँ मैं, ये फोर्स एफ एक्स के फॉर्म में है, वेरिएबल है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशंस है वो आपकी एक्स एक्सिस में है। अब कोई पार्टिकल, अब वेरिएबल है तो कांस्टेंट का तो कोई यहाँ पर जिक्र आएगा ही नहीं। तो मान लीजिए ये एक फोर्स लगाया आपने किसी ऑब्जेक्ट ए पे, उसको आपने बी पे डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब जो एक्स है बच्चों यहाँ पे, मान लीजिए इस एक्स पे जो पोजीशन है वो एक्स इनिशियल, और यहाँ पर जो हमारी पोजीशन है वो एक्स फाइनल है। तो इस केस में आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे यहाँ पर जो वेरिएबल फोर्स है वो जिस बॉडी पे भी लगा है वो एक फिक्स डायरेक्शन में लगेगा, ये नहीं कि कोई भी डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में। क्योंकि वर्क की डेफिनेशन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, वो भी सर्टेन डिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस के लिए फोर्स की डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वहां पर वर्क डन कहते थे। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स है, इस साइड को जा रहा है। अब आप देखेंगे हम कैसे निकालें, जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, मैग्नीट्यूड पे, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, तो वेरिएबल फोर्स में एक्स आई से एक्स एफ तक जो हम कैलकुलेट करने का तरीका है, या आप बोल सकते हो इस फोर्स के अंडर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में हम जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, समीशन या आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, और जिस जिस इंटरवल का हमको निकालना होगा हम उसको निकाल के सम कर देंगे। इसका तरीका ये तो होगा ना, जैसे यहाँ तक फोर्स एक है तो हम इतना निकालेंगे, फिर 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 इतना निकालेंगे, और सबको ऐड कर देंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हम क्या करते हैं, बार बार ना निकाल के हम इंटीग्रेशन का या समीशन का यूज करते हैं। अब आप देखिए जो वर्क होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। देखिए अगर आप इस छोटी सी एक जो स्ट्रिप बनाई आपने बहुत सारी, ये जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं डेल्टा एक्स लेते हैं, ठीक है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारा क्या है, फोर्स है। तो इंटीग्रेशन में हम जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इसका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होता है, एरिया। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स डॉट डेल एक्स हमारा इस वाले का आ गया। अच्छा जी, या आप बोल सकते हो कि अंडर एरिया अंडर एफ डेल्टा एक्स कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो एक स्ट्रिप का है ना, ऐसे ही दूसरा F2 अगर यहाँ पे लगा तो उसका निकलेगा, ऐसे ही तीसरा। तो इस सब से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, आप ये भी कह सकते हैं हम यूज़ करते हैं समीशन। तो सबको जब हम ऐड करेंगे, जो बेसिक मीनिंग है इंटीग्रेशन की बच्चों वो है जोड़ना, ठीक है। तो x इनिशियल से x फाइनल और f डेल्टा x, ठीक है। अब ये कहाँ तक है, जो भी एक फिक्स हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ तक जो आपने लिए छोटे छोटे ये। अच्छा, अब डेल्टा एक्स तो इतना छोटा है बच्चों कि आप डायरेक्टली उसको एज्यूम नहीं कर पाएंगे, आप उसको डायरेक्टली कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, ये फोर्स भी वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा है। तो जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट, मैथमेटिक्स वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी लेकिन बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस केस में जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो हम यहाँ से एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स एफ डॉट डी एक्स। जो हमारा डेल्टा एक्स है वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं द वर्क इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये किसकी वजह से है, वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो वेरिएबल फोर्स की कंडीशन में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट आए कुछ भी आए तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसको आई जे के फॉर्म में देखें, हो सकता है आई जे के फॉर्म में भी कभी आपको दे दें, तो वर्क इक्वल टू पोजिशन वेक्टर R1 से R2 एफ डॉट डी आर। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो था हमारा वेरिएबल फोर्स से वर्क डन था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम चलेंगे डिस्कस करेंगे आगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उसकी वजह से भी वर्क डन, फिर मैं एनर्जी में चलूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अब हम इसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इजीली वर्क डन में अपने कंसेप्ट लगा सकते हैं। और यहाँ से जेई में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो मेरे वो क्या होंगे, जो पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे मैं इनको डिफरेंस करूँगा इन दोनों में, वो ये है। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स जो है बच्चों, ऐसे फोर्स जो हमारे पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करते, ऐसे फोर्स जो हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करते। डिपेंड करेंगे तो किस पे करेंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से कौन सा पाथ फॉलो करके चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं स्कूल की क्लास को बंक करने के लिए टॉयलेट जाता हूं तो आपने खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे टॉयलेट के रास्ते इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि बंक हो जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर पाथ इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये ऐसे फोर्स है जहाँ पर पाथ ही डिपेंड नहीं कर रहा। तो सबसे पहले जो कंडीशन है पाथ की, तो आप बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज विच आर पाथ इंडिपेंडेंट। तो आप सोचिए ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। डिपेंड करेंगे तो किस पे करेंगे, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इन दोनों पे ही डिपेंड करेंगे। अच्छा, ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे ये क्या होगा
ये पाथ पे भी डिपेंड करेंगे, पाथ डिपेंडेंट होंगे। आप ऐसे फोर्स खुद ही एज्यूम कर सकते हैं, एनएलएम पढ़ के आए हैं। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी डिपेंड करेंगे। तो जैसे आप अगर एग्जांपल सोचें, फ्रिक्शन, जो बच्चों फ्रिक्शन है वो हमारा कैसा है, पाथ पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। अच्छा जी, जैसे एयर ड्रैग कह सकते हैं, ड्रैग फोर्स जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड करेंगे। अब कंजर्वेटिव क्या होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखें, आप अपने कमरे के अंदर किसी दो पॉइंट में किसी एक बॉल को फेंकेंगे तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप इस पॉइंट से नीचे फेंकें, चाहे आप इस पॉइंट से नीचे फेंकें, चाहे इस पॉइंट से नीचे फेंकें, ठीक है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लास 12 में आप पढ़ेंगे सब, और एक इस साल पढ़ेंगे जैसे इलास्टिक फोर्स। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है तो किसकी वजह से है, अगर मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट या बार मैग्नेट कर लीजिए, बार मैग्नेट होगा तब उस केस में वो इलास्टिक कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो ये एग्जाम्पल कई बार आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर इतनी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ये वाले जो फोर्स होंगे, जो आपके कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, ये ऐसे फोर्स होंगे, इसमें अगर आप एक कंप्लीट ट्रिप का वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, वर्क डन से, तो एक कंप्लीट ट्रिप का अगर आप वर्क डन निकालेंगे, कंप्लीट राउंड का वर्क डन निकालेंगे, तो वो हमेशा जीरो आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी और ऊपर से नीचे आई तो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये वाले जो फोर्स है आपके कंजर्वेटिव, ये आपके रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, और रिवर्सिबल किए जा सकते हैं। और ये वाले जो फोर्स हैं इरिवर्सिबल किए जा सकते हैं, या आप बोल सकते हो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, अगर किसी इसमें, जैसे हमने कंप्लीट राउंड का वर्क डन तो जीरो कहा, आप इसमें गौर करना, ये कब होता है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे। जैसे इनिशियल और फाइनल पॉइंट ग्रेविटी में आप देखेंगे तो जब वो दोनों सेम हो गए, इनिशियल और फाइनल, जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म करेंगे, तो आप समझेंगे कि कंप्लीट राउंड हो गया, दैट मीन्स वर्क डन आपका जीरो हो गया, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसी पर अभी मैं आगे क्या करूँगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की आप पढ़ते होंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक फोर्स की पढ़ते होंगे आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऐसे फोर्स जिनके हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम कंजर्वेटिव, जबकि इसके लिए हम कोई डिफाइन नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी, और यहीं से आप एक रिलेशन निकालते हैं F इक्वल टू डेल यू ओवर डेल आर। तो आप बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट है वही हमारा फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कहने का बात ये है, यहाँ पे जो वर्क डन है कंप्लीट ट्रिप का, यहाँ पर ये जीरो होगा, कहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स में, और ये बहुत जगह पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपके जेई में आया था, तीन तरह के आपको ऐसे पाथ बताए थे कि ए से बी में कोई पार्टिकल इन ग्रेविटी एक पाथ 1 फॉलो करता है, एक सेकंड करता है, किसमें, इन ग्रेविटी में, इन ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस में, एक हमारा थर्ड करता है, ठीक है। और फिर वापस यहाँ पे जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ जाते हैं, समझ रहे हैं।
क्वेश्चन ये आया था, ये जेई में ही आया है कि पार्टिकल एक यहाँ से शुरू होकर बी जाता है, फिर वापस यहीं आ जाता है। पार्टिकल ए से यहाँ जाएगा, फिर वापस ए में, जहाँ से शुरू किया वहीं पर जर्नी ख़त्म कर रहे हैं इन ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो बताइए सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में होगा? तो बच्चों वर्क डन तीनों में बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है वो ग्रेविटी में या कंजर्वेटिव फोर्स में कंप्लीट ट्रिप का 0 होगा, या बोल सकते हैं पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो ए से लेके बी में जो वर्क डन होगा और फिर वो वापस यहीं आ रहा है, और ए से पी फिर ये वापस यहीं आ रहा है, तो वर्क डन 0। तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा टोटल ट्रिप का 0 और पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। चलिए पिछली थ्योरी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन आपसे है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 5 अंडर द फोर्स दिस। आप देखिए फोर्स जो है यहाँ पे, फोर्स इज द फंक्शंस ऑफ एक्स, दैट मीन्स फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। और जैसे ही वेरिएबल फोर्स आएगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट, जो भी है डी एक्स है तो डी एक्स, अगर एक है तो एक्स डी एक्स लगाइए, अदरवाइज आर लगाइए। ठीक है, अगर 2-3 कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे तो आप फिर आर लगा के कर सकते थे। अच्छा जी, तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। x1 कितना है, 0, 0 से कहाँ है 5, f कितना है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा, यहाँ पर बस एक ही फॉर्मूले का ज़्यादातर यूज होगा, x की पावर n dx, तो x की पावर n+1 ओवर n+1। ये ज़्यादातर यही फॉर्मूला हमारी फिजिक्स में यूज होता है। तो ये हो जाएगा 7dx माइनस 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx। तो सब में इंटीग्रेशन चले जाएगा और 0 से 5 तक। तो यहाँ पर तो कांस्टेंट है, तो 7x हो जाएगा 0 to 5 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से 5, और यहाँ पे देखेंगे 3x की पावर 3/3 0 to 5। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे वैल्यू पुट करेंगे यह हो जाएगा 35, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 हो गई। एक बार अपर रख दो, एक बार लोअर रख दो, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो 5 का -25, लोअर तो 0 ही है इसलिए मैं रख भी नहीं रहा हूँ, प्लस 1 to 5, तो ये 0 120 और 135 जूल आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों को ग्राफ से रिलेटेड है, और ग्राफ भी मैं आपको 2 टाइप के करवाता हूँ। पहला जो है वो ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फोर्स है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और आपसे कहा गया है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये 20 है, ऐसी कुछ एज्यूम कर लो, ये 40 है और ये 60 है, दैट मीन्स यहाँ पर ये 60 है। तो आपसे पूछा कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम, क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्क डन x1 to 2 मीटर। ठीक है, तो 1 से लेके 2 मीटर में कितना वर्क डन होगा। तो जब भी आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया रहेगा तो आपकी एक ही चीज़ होगी आपसे, आप ये देखिए कि एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व इज वर्क, यहाँ तक ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिए जब आप इसका वर्क डन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिए, 1 से 2 निकालना है, तो मतलब 1 से आपको 2 निकालना है, तो उसको आप शेडेड कर लीजिए। और 1 से 2 में आप बच्चों क्या देखेंगे, 1 पे 20 है और 2 पे 40 है, तो इसकी जो हाइट है 1 पे कितनी थी 20, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई आपकी 40 हो गई। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी,
तो ये 20 है और ये 40 है, तो आपका जो ये हो जाएगा हाफ ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस, बेस हो जाएगा आपका 1 से लेके 2 तक 1, और हाइट हो जाएगी यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पर 40 है तो इंटू 60 न्यूटन, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 जूल। ठीक है, अब वहीं पर आप देखिए, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है कोई, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको ऐसे बना के दिया है, ऐसे करके, ठीक है, और ये तो अगेन आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। डेटा की बात करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये आपका 10 है, ठीक है, और ये आपका -10 है, और आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको वर्क डन निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर इसका आप वर्क डन निकालेंगे तो काफ़ी आसान है, इतना कठिन तो है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है 10 और ये है 1, तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ, और ये 10, तो 10 इंटू 1 या 10 इंटू 1, ये हो गया 10 जूल, एक एरिया ये हो गया। इसको निकालिए। अब देखिए वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर ये माइनस है तो इसको प्लस करिए, माइनस नहीं रखना है, तो ये अगेन ही हो जाएगा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये फिर 10 आया, ये हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये तो माइनस ही रहेगा ना, एज इट इज़ साइन लोगे आप, जैसे है स्केलर है तो आप एज इट इज़ माइनस लो प्लस लो, यहाँ पर जैसा साइन है वही लोगे। ठीक है, सॉरी। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो 10 -10 + 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक्सिस है आपकी, अगेन ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, और बी से सी ऐसे हो गया, और जैसे सी हुआ और यहाँ से ये डी हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये सी जो है ये 3 है, यहाँ पर 4 है, और जैसे आप यहाँ जाएंगे ये 5 है। बात आती है यहाँ पे, तो ये 10 है, और सी के सामने करस्पॉन्डिंग आपका 15 मान लो, चलो 15 है, और यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए, -10 कर लीजिए, और आपसे कहा है कि कंप्लीट वर्क डन निकालिए। तो देखिए पहला वर्क डन क्या होगा, ये वाला, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 1 है, तो आप जब इसका वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले का तो आपको साफ दिख रहा है, इसका निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल है 10 इंटू 1, तो मतलब पहले वाला का आ गया 10। अब ये वाला पार्ट है, तो जो एरिया अंडर आप ये निकालेंगे तो आप देखेंगे इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जैसा है ये ट्रेपेजियम, तो हाफ, ठीक है, +10 + 15, ये 10 है, और ये ऐड कर दीजिए, एरिया निकाल रहा हूँ मैं, और बेस है 1, तो ये हो जाएगा आपका 25/2। ठीक है, अब इस वाले की बात आई, तो इस वाले में आप देख सकते हैं इसका जो एरिया हो जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो है 1 और हाइट है 15, तो इसका आ जाएगा 15/2। अब बचा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस तो एक ही है, ट्रायंगल है अगेन, हाफ, बेस तो एक है, लेकिन आप देखेंगे ये -10 है, तो इसको आप एज इट इज़ कोऑर्डिनेट रखिए, तो ये हो जाएगा -5। ए क्या आ गया, ए क्या आ गया, ए क्या आ गया, और ए क्या आ गया, इस सबको जोड़ दो, तो देखो 10 ये हो गए, और 10 में से 5 गए तो 5 ये हो गए, और 15, और इसको आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 40 20 आ गया, तो 20 ये हो गया, और 20 और 5 इसका आंसर आ जाएगा लगभग 20-25 आंसर आ जाएगा इसका। देखो 10 में से 5 अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 10 - 5 + 25/2 + 15/2,
तो ये 40 हो जाएगा, 40 का 20 हो जाएगा, 5 25 जूल आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको जब इसमें एरिया निकालना है, एरिया निकाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों एनर्जी की। आपको पता ही है एनर्जी बेसिक टर्म है, कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बच्चों जो एनर्जी है किसी भी बॉडी की वो क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो हम काम कर रहे हैं, कोई भी जो आप अभी पीछे वर्क पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट रिलेटेड किससे, एनर्जी से। जब आपके पास एनर्जी होगी तभी तो वर्क डन होगा। तो किसी भी जो बॉडी है वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकती है उसको हम मेजर करते हैं एनर्जी से, ठीक है। अच्छा जी, एनर्जी आपकी जैसे वर्क था वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशन दोनों को सेम होती है ml/t-2, ठीक है। अच्छा जी, एनर्जी को हम वर्क की ही यूनिट में मेजर करते हैं, तो जितनी यूनिट हमारी वर्क की थी वही सारी हमारी एनर्जी की भी है। अब बच्चों एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी, सोर्स एनर्जी, साउंड एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत सारे टाइप हैं। लेकिन जैसे सोलर एनर्जी, हमें दो टाइप के ऐसे पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। और आपको मैं एक बात बता दूं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी, या आप बोलते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी। और आपने आइंस्टाइन साहब का रूल पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था एनर्जी हमेशा कंजर्व होगी, एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी, मास एनर्जी में होगी। तो यहीं से आपके एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मेरा अगला वीडियो रहेगा। तो इन दोनों के ही सम को हम ये बोलते हैं। अब बात आती है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी उस टाइम उसमें जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो आप बोल सकते हो ड्यू टू मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में नहीं है तो आप कह सकते हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उस टाइम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टोर फॉर्म में। अच्छा जी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि ना इसका डेरिवेशन है एक हल्का सा, मैं तो नहीं करवा रहा हूँ लेकिन आप देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला बन के आता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, थर्ड लॉ लगा के आप इजीली कर सकते हैं, वहाँ से एक्सलेशन निकाल के वर्क के फॉर्मूले में डालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और आप जानते हैं P इक्वल टू होता है mv, और जैसे P इक्वल टू mv आप यहाँ रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा p²/2m। तो ये दो फॉर्मूले हैं, कई बार आपसे इनसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जब भी मोशन की कहानी आएगी आप क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किसी भी बॉडी के पास बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, एनर्जी स्टोर इन द बॉडी या इन अ सिस्टम। ये स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। उस बॉडी के पास वो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होगी। अच्छा जी, और ये डिफाइन होगी हमारी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उतनों के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखी है। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, आप जैसे कह रहे हैं मोशन की वजह से होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी बच्चों, ये ड्यू टू पोजीशन की वजह से हो सकती है या कन्फिग्रेशन की वजह से हो सकती है। जैसे आप देख सकते हैं फ्री फॉल में कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो किसी हाइट h पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी पोजीशन की वजह से है, ठीक है। और जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो जनरली हमको एक रिफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, हमको क्या पड़ती है, रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक बात और बताऊं, ये बच्चों हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट टर्म हमारी है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी को हम म्यूचुअल एनर्जी या एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज द म्यूचुअल एनर्जी,
या व्हाट इज द एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हमने कैसे कहा कि जब मोशन में कितनी एनर्जी आई, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी या सिस्टम कैन डू पासिंग फ्रॉम इट्स प्रजेंट पोजीशन या प्रजेंट कॉन्फ़िगरेशन टू नेक्स्ट वन या टू फाइनल, ठीक है। तो जो प्रजेंट कंडीशन है उसको हम जीरो कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ ये तो इतना ही है, इसका फॉर्मूला यही है, इसका कोई ऐसा एक फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। अब जो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, तो आप जनरली इसके लिए एक रिलेशन ध्यान में रखिएगा, डी आर, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यू से लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा जी, और आप इसको अगर देखें एक्स एक्सिस के टर्म में देखें तो ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर वाई का देखें तो ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव है, और जेड के उसमें करेंगे तो डी ओवर डी जेड। अब जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी है, सबसे पहले हम कुछ ड्यू टू पोजीशन डिफाइन करते हैं, कुछ ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है। जैसे आप देख रहे होंगे, अगर किसी डैम में पानी आपने स्टोर कर दिया और उसको एक टरबाइन में बड़ी हाइट से फेंका, तो यहाँ पर हमारी ड्यू टू पोजीशन है। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि कोई बॉडी किसी बिल्डिंग के छत पे लेटा हुआ है, तो आप क्या कह सकते हैं, वहाँ पर अगर वो नीचे गिरता है तो कुछ वर्क करेगा, नीचे आएगा, तो वहाँ पर उसके पास क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और वहीं दूसरा हम इसको डिफाइन जो करें ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप देखें जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे आप स्प्रिंग में देखते हैं, तो वो स्प्रिंग में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। जो टॉय वाली जो कार आती है जनरली उसमें स्प्रिंग लगाई रहती है, तो जब आप उसमें चाबी देते हैं तो क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, और जैसे ही वो मोशन में चलती है तो वही उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है। जैसे आप देख सकते हैं, आपने कॉम्प्रेस स्प्रिंग देखा होगा, जो लोडेड गन होती है, अगर जैसे ही आप बुलेट को फायर करते हैं तो लार्ज वेलोसिटी से फायर होता है, तो वहाँ पर क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो जनरली कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। अच्छा जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में अब वैसे तो नहीं है, 11-12 में है, जैसे कि ये डिफरेंट टाइप की हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्लास 12 में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती है बच्चों जी m1m2/r। ये सब डिफरेंट टाइप के हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, और एक हमारी स्प्रिंग होती है, वो तो हमने इस बार पढ़नी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे 12kx², ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वैसे तो आप ग्रेविटी में पढ़ेंगे, तो आप देखते होंगे, मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, मैंने आपको पहले कह दिया। अब जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम, मान लीजिए किसी हाइट की वजह से, जिसके आपके सिलेबस में काफ़ी क्वेश्चन है, मान लो इनिशियल पोजीशन थी और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर फाइनल पोजीशन थी, आपने ऊपर को जब ये फेंका, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बीच की हाइट h है, मान लीजिए ये मास m है और इसका भी मास m है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी, आपका जो फोर्स नीड होगा लिफ्ट द बॉडी अप, जो ऊपर को होगा, वो फोर्स क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, वेट के बराबर आपको फोर्स देना पड़ेगा। दैट मीन्स जो फोर्स नीड होगा हमारा यहाँ पे, वो इतना होगा इसको ऊपर को फेंकने में, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आपने ऊपर को फेंका तो कुछ काम किया होगा फोर्स के डायरेक्शन में, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आप कह रहे हैं फोर्स तो mg होगा, कम से कम वेट के बराबर फोर्स तो देना पड़ेगा, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, h है। तो आप देखते होंगे बच्चों, ड्यू टू हाइट, कभी भी ड्यू टू हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो ये वर्क है,
ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, यही स्टोर्ड हो जाता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आप ये भी कह सकते हैं U इक्वल टू mgh। तो कभी भी अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट आएगा तब भी यही मारोगे, और अगर किसी हाइट की वजह से आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तब भी यही करोगे। अगर आपसे कहेंगे कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितनी होगी, 0, क्योंकि h 0 हो गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज 0, ठीक है। अच्छा जी, आगे अगर आप देखें इसमें हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया है इसमें, F इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। अच्छा, इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। और चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, तो ऐसा कोई साल नहीं होगा बच्चों जिस साल इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी जो डिफाइन होगी वो वेरिएबल फोर्स के लिए भी हो सकती है, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी हो सकती है। अल्टीमेटली ये थ्योरम कहती क्या है, ये है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसलिए मेरे को आपको एनर्जी बताना पड़ गया। तो इसका स्टेटमेंट जो है बच्चों वो ये है कि किसी भी बॉडी में जो फोर्स, नेट फोर्स से जो टोटल वर्क डन होता है वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ m, अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेशन देखें तो जनरली डेरिवेशन कैसे करते हैं इसका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as, ठीक है। तो डेरिवेशन है, आप जेई के लिए तैयार कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन है, डेरिवेशन की मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जैसे 12 की चल रही है। तो यहाँ पर m/2 का इंटू कर दीजिए ऑन बोथ साइड, तो देखेंगे आप तो ये आपका क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर बन गया, और ये वाला आपका हाफ mv स्क्वायर बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया है, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, और ये ma जो होता है फोर्स होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ma/2 से कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो ये इसका डेरिवेशन है, अगर आप समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो थ्योरम से करने हैं। अब ये जो है बच्चों, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कांस्टेंट फोर्स के लिए है। अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो आपका इसका फॉर्म ये रहेगा। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन हो जाएगा वो R1 से R2 F डॉट डी आर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो है तो वही चीज़, लेकिन वर्क की जो फॉर्मूला है वो बदल गया। तो आप कुल मिला के यह भी कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो कांस्टेंट फोर्स पे भी लगेगा, वो वेरिएबल फोर्स पे भी लगेगा, ठीक है। आपके अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा है कि जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमारी स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का स्केलर फॉर्म भी कहते हैं इसको। फोर्थ, ये जो प्रिंसिपल है बच्चों, ये आपका चाहे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, FOR लिख रहा हूँ, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक है, इन दोनों में वैलिड है। जब क्वेश्चन करेंगे आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। नॉन इनर्शियल से आपका क्वेश्चन आता नहीं है रोटेटिंग फ्रेम से, जनरली आपका ये क्वेश्चन जो है इनर्शियल के ही आते हैं। तो आपके ऑल इनर्शियल फ्रेम पे हैं, और नॉन पे है, आप याद रखना, इनर्शियल पे तो आप क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है वहाँ पे सूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, फिफ्थ, इसको इसलिए मैं रेड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वेन एवर अ बॉडी मूव इन अ सर्क्यूलर मोशन,
जब भी आपकी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, और कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं लिख देता हूँ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन प्रोवाइड या परफॉर्म कर रही है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो बच्चों, जो सर्कुलर मोशन है, जब भी आपकी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है और यूनिफॉर्म लिख दिया, इसका मतलब है स्पीड आपका क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म ही रहेगी वो हमेशा। तो इस केस में जब काइनेटिक एनर्जी आपने देखी हाफ एम बी स्क्वायर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में नो चेंज आएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। जब वी ही नहीं बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बदलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बदल रहा है तो इनिशियल और फाइनल तो एक ही हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 0। कई बार जेई में, कई बार नीट में आपका ये क्वेश्चन आया है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या काइनेटिक एनर्जी घट रही है, यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो आपका जो वर्क डन है बच्चों, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और वहीं अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, आगे आप ये देखें, इसमें जो वर्क एनर्जी थ्योरम है आपके, इस और इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक बात आपकी मिस हो गई काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो बच्चों, आपके एनसीईआरटी में, मेरे पास तो पुरानी है, 118 नंबर का जो पेज है उसमें एक लाइन लिखी है, क्योंकि हम सब कुछ कवर कर रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर एनसीईआरटी आ रही है तो मेरी वीडियो से आए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद अदर चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस इसीलिए सीरीज है। पेज 118 में आप देखेंगे, एक हमारे सिप होते हैं, उसको हम, उसका नाम है सेलिंग सिप टाइप। ये हमारे यूज करते हैं, या आप बोल सकते हैं इम्प्लॉय काइनेटिक एनर्जी। ये पूछा जा सकता है कभी, नीट में तो इस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है हवा चलने की, तो उसको ये यूज़ करके अपना काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एनसीईआरटी में ये चीज़ें लिखी थी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो वर्क एनर्जी आपका ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा मैं इसमें और आगे चलता हूँ। ठीक है, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट बच्चों मत लीजिए, आपका नुकसान है। अगर लेते हैं तो उसको फिर लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो वर्क एनर्जी का एप्लीकेशन है, देखिए, मान लीजिए आपसे कहा, आपको एक डिस्प्लेसमेंट गिवन हो गया। सपोज डिस्प्लेसमेंट, ये मैप बता रहा हूँ मैं आपको हल्का सा, ये गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, उसके साथ मास गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया बच्चों कि बताइए, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, मास है आपके पास, तो वर्क कितना होगा। ठीक है, तो वर्क कितना होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपको वर्क निकालना है, ठीक है, तो इस केस में हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं वेलोसिटी। आप कहेंगे आप कैसे, काइनेमेटिक्स पढ़ के आइए, dx/dt, और उसके बाद हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। कैसे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर होता क्या है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। पहला काम तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल टू वर्क। डिस्प्लेसमेंट दिया था तो आप क्या करेंगे, मास भी दिया था, तो आपको वेलोसिटी की दो कंडीशन दी रहेगी, तो यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हैं। मे बी ऐसा हो जाए आपको वेलोसिटी नहीं दी है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप क्या लगा सकते हैं, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आप एक और निकाल सकते हैं, ma इंटू एस। इस केस में क्या हो जाएगा, आपको S दे दिया जाएगा
और m दे दिया जाएगा, a आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर a आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप इस न्यूटन के रूल से ये चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आप ज़्यादा समझेंगे उससे। क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसका मास 0.5 kg है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी दी है, जहाँ पर इसका a जो है कुछ कांस्टेंट है, वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम इतना तो इतना। ठीक है, अब देखिए हमारी, आप देखें वेलोसिटी दी है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के जो तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो इस वेलोसिटी से आप निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। कैसे, डिफरेंशिएट करके। तो वेलोसिटी इक्वल टू है बच्चों a x की पावर 3/2। अगर आपने मेरी काइनेमेटिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर वेलोसिटी v x के फॉर्म में होता है तो हम वहाँ पर फिर dv/dt ना लगा के हम लगाते हैं v dv/dx। ठीक है, तो एक्सप्रेशन निकालते हैं तो v dv/dx फॉर्मूले से, तो v की वैल्यू है x 3/2, और इसको आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जैसे ही आप x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a x की पावर 3/2 तो यहीं पर रहा, और a बाहर आ गया तो a²। तो यहाँ पर आप देखें x की पावर 3/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो dy/dx, x की पावर n कितना होता है, n x n-1, तो इसका मतलब है 3/2, x की पावर 3/2 में से 1 घटाएंगे तो हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका a² 3/2 बाहर ले लिया, और x 3/2 है और ये 1/2 है, तो 4, 4 का आधा 2, और ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो इस v से मैंने a निकाल लिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ma। m कितना दिया है 0.5, चाहे तो रख लो चाहे तो मत रखो, m 3/2 a² x², ये हो गया। तो यहाँ से मैंने फोर्स निकाल लिया, और निकालना क्या है मुझे, वर्क डन। ठीक है, तो जब वर्क डन हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका 0 टू कहाँ तक निकालना है, 2 तक f dx, क्योंकि x में मूव कर रहा है, तो आप वैल्यू रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 0 से 2 पूरी वैल्यू उठा लीजिए। अच्छा, ये m 3/2 है, m³ नहीं है, तो हो जाएगा 3m/2, और यहाँ पर a² x² dx। तो 3/2 m a² तो मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है ये सब, और x² को जैसे डिफरेंशिएट करेंगे x 3/3 और 0 से 2, तो 0 से 2 इसमें अगर आप रखेंगे 2 2 जा 2 4 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस 3 से 3 कट गया तो हो गया हाफ ma² इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये क्यूब है ना आपका, अच्छा 8 हो जाएगा ना, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो वर्ग कितना आ जाएगा, हाफ का हाफ, मास रख दीजिए 0.5, ए की वैल्यू है आपकी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8, तो 25 8 होता है 200, 200 से कट गया 100, तो आंसर आ जाएगा 50 जूल। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से, तो आपको दिया क्या रहेगा, ऐसे काइनेमेटिक्स वाले टर्म में वेलोसिटी, और आपको निकालना क्या पड़ जाएगा, वर्क डन। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर x दिया है तो वहाँ से v निकालो, v दिया है तो वहाँ से a निकालो। अगर a तक आपको जाना पड़ेगा, डैम श्योर आपको F=ma करना पड़ेगा। अगर v तक जाना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर ही लगा के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो बच्चों आपका है वो है एग्जाम्पल 6.2। आप एनसीईआरटी खोलिए और एग्जाम्पल 6.2 देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा है इट इज़ वेल नोन, ये आपको मैं बताऊं 8 या 10 बार जेई में आ गया है, नीट में आ गया है, हर जगह आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इट इज़ वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपोजिंग री resistive force,
द लेटर नोन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। ये तो फालतू की बात थी, सबको पता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। कंसीडर्ड अ ड्रॉप ऑफ मास m, एक ड्रॉप है आपकी जिसका मास है 0, अच्छा मास है उसका 1.00 और 1.00 क्या है, ग्राम। ठीक है, ये एक मास है, ये ड्रॉप है। कह रहा आपसे इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, ये आपका मान लो ग्राउंड है। तो यहाँ पर जो हाइट है वो आपको दी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन, इट हिट द ग्राउंड विद अ स्पीड, जब ये नीचे को आ रहा है तो ग्राउंड को हिट कर रहा है, स्पीड दी है 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, पहला क्वेश्चन कहा है व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला ये कहा है। और दूसरा आपसे कहा है व्हाट इज वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स। और ये नीट 2022 में भी पूछा गया था और जेई में भी पूछा गया था। जेई वाले ने समझे कि नीट में ही आते हैं ऐसे सरल क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए बॉल यहाँ पे है तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सभी जानते हैं mgh होगी। और जैसे यहाँ से गिरना शुरू हुई होगी नीचे को तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 होनी चाहिए और जैसे ये हिट करेगा तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम हाफ mv² कहते हैं। तो जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, हाफ mv², जब यहाँ पे हिट कर ली और इनिशियली 0 इक्वल टू वर्क डन। तो ये तो इजीली हो गया। हाफ मास कितना है, मास है आपका 1 ही रख लीजिए, 0.00 है 1 इंटू वी है 50, तो 50 का 00 और ये वर्क हो गया। तो ये वर्क की आपकी वैल्यू आ गई। तो जैसे आप इसको देखेंगे ये ग्राम में, बस आप ध्यान दीजिए कि 10⁻³ करके इसको केजी में बदल लो तो ये आ जाएगा 1.25 जूल। ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी कर सकता था। वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स जो है उसमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे ये देखिए जो ग्रेविटी से वर्क डन है, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम आप जानते हैं, यहाँ पर हमने कोई अदर वर्क डन नहीं लिए थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ली थी और काइनेटिक एनर्जी ली थी। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को देखते हैं तो उसमें लिखा है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कह दिया कि रजिस्टिव फोर्स भी है, तो इसका मतलब है जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो एक तो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी, ग्रेविटी से, और एक रजिस्टिव फोर्स के बराबर होगी। टोटल वर्क डन, यहाँ पर हमने ऐसा कुछ एज्यूम नहीं किया था पहले केस में। अब यहाँ पे हमें रजिस्टिव भी पूछ दिया तो इसका कोई ऐसा तरीका है नहीं, तो फिर हमको सारे वर्क डन कंसिडर करने पड़ेंगे क्योंकि रजिस्टिव फोर्स भी एक वर्क डन करेगा जो कि अपोजिंग होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.25 जूल, और ग्रेविटी से जो वर्क डन होता है मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, ड्यू टू हाइट जो वर्क होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, दैट मीन्स mgh प्लस ओमेगा आर। तो मास कितना है 10⁻³ जी मान लो 10, हाइट मान लो 1 किलोमीटर मतलब 10⁻3, 3 से 3 कट गया तो जी आ गया 10, तो 1.25 इक्वल टू 10 प्लस ये जूल अभी हटा दो फिलहाल WR, वर्क डन बाय रजिस्टिव फोर्स। जैसे आप इसको इधर ले जाएंगे तो 1.25 माइनस 10 हो जाएगा -8.75 जूल। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये अपोजिंग है। रजिस्टिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा, जो फ्रिक्शन का होगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है और ये कहीं से नहीं बच्चों, एनसीईआरटी है आपकी, वहीं से आया हुआ है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, और जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी खोलिए, ठीक है, 6.13 करके देखिए।
सिंपल सी बात है ना बच्चों। अगर आप नीट वाले हैं, मैं आपको स्ट्रांगली सजेशन दूंगा, आप अपनी एनसीईआरटी पकड़िए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पकड़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर करिए। किसी कोचिंग का मॉड्यूल मत करिए अगर आप ऑफलाइन बच्चे हैं, क्योंकि जो पैसे वाला है भाई उसको तो कोई ना कोई करवा ही देगा ना, इसी क्वेश्चन को 10 बार घुमा फिरा के बना देंगे। तो आप जो बच्चे हैं जो करना चाहते हैं सच में, और आपको नीट निकालना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको फिजिक्स करनी है एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, उसके बाद वो उसमें जंप करना है। और थर्ड आपको फिर सारे प्रीवियस ईयर उठा के लाने हैं, जितने भी नीट के एम्स के हुए हैं उनको करिए। इतना कर लेते हैं, फिर आप मेरे को बताइए, फिर मैं आपको कुछ आगे बताऊंगा। ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़े कोचिंग का मॉड्यूल कर लूँ, मैं इसका मॉड्यूल कर लूँ। पहले आप अपने बेसिक पे ध्यान दीजिए। एक बार आपका बेसिक ठीक हो जाएगा, आप कोई भी मॉड्यूल कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के इन्हीं से बनाए जाते हैं। अब जैसे रजिस्ट्री का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे मॉड्यूल में, आप एक तो अच्छे से करिए ना। समझ रहे हैं? तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था। आगे हम इसी में एक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखूँगा इसमें। आज तो हमने थोड़ी थ्योरी और क्वेश्चन करे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम 1 घंटा लगभग हो ही गया होगा, आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। आगे जाके मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे वर्क एनर्जी के क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप ग्रो करेंगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा, तो हम साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू।